2 साल से म्यूचुअल फंड निवेशक परेशान हैं। पिछले 2 साल से बाजार ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स खुश हैं क्योंकि दोनों इंडेक्स ने पुराने सारे नुकसान की भरपाई कर ली है। ऐसे में अब क्या करना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी को बढ़ा देना चाहिए या फिर नए निवेश को अभी समय दे? इन सब पर हम बातचीत करेंगे, मार्केट्स पर आगे के आउटलुक को भी समझेंगे और हमारे साथ यूटीआई एएमसी के प्रेसिडेंट और इक्विटी हेड अजय त्यागी बने हुए हैं। अजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट इक्विटी मार्केट के लिए हमने देखा काफी उतर पुतर बड़ा सेशन रहा पिछला 1-1.5 साल खासतौर से। और अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो निफ्टी 24,200 के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त में एफआईज की तरफ से जो बाइंग है वो रिन्यूड होते हुए दिखाई दी है। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस या हायर क्रूड लेवल्स अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वैल्यूएशंस अब कंफर्टेबल हो चुकी हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहला सवाल आपसे, यहां से आगे के मार्केट आउटलुक को लेकर कैसे देख रहे हैं यहां से आप फर्दर मार्केट्स को, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से? जी दीपाली जी नमस्कार। देखिए, हमें लगता है जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, पिछले 2 साल के कंसोलिडेशन के चलते वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं जरूर थोड़े अट्रैक्टिव हुए हैं, लेकिन अभी भी गुंजाइश है वैल्यूएशंस को थोड़ा और नीचे आने की। और अगर हम एवरेज वैल्यूएशंस का स्तर देखें पिछले 10, 15 या 20 सालों का, तो जो फिलहाल में जो वैल्यूएशंस है खास करके मिड और स्मॉल कैप्स में, वो अभी भी एवरेज स्तरों के ऊपर है। और इसीलिए जैसा कि मैंने कहा, गुंजाइश है कि ये वैल्यूएशंस अभी थोड़ा और नीचे आए। तो ये तो रही वैल्यूएशंस के संदर्भ में बात। अगर हम बात करें अर्निंग्स ग्रोथ की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि एक हमें आशा की किरण दिखाई दी है। पहले तिमाही के जो नतीजे अभी आए हैं, हमारे हिसाब से ये उम्मीद से कहीं ज्यादा और कहीं बेहतर आए हैं। खास करके अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, तो मैं समझता हूं कि हम में से किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि रेवेन्यू ग्रोथ हायर टीन्स, जैसे कि 17-18% के लगभग जो हमने देखी है पिछले तिमाही नतीजों में, हम में से किसी का अनुमान नहीं था कि ये इस स्तरों तक रहेगी। मार्जिन्स में जरूर कहीं ना कहीं प्रेशर रहा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कमोडिटी प्राइसेस में एक उछाल आया है पिछले 3 महीनों में। क्रूड प्राइसेस में उछाल आया है क्योंकि युद्ध छुड़ा हुआ है पश्चिम एशिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं मार्जिन्स पे थोड़ा सा एक कह सकते हैं प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं रही है। लेकिन होपफुली ये मार्जिन प्रेशर भी आने वाले तिमाहियों के अंदर हम समझते हैं इसको एड्रेस किया जा सकता है। तो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ पे तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर हमें देखने को मिली है। वैल्यूएशंस को कुछ एक समय और थोड़ा देना पड़ेगा ताकि वो अपने एवरेज स्तरों के आसपास पहुंच जाए। जी ओके। अच्छा मिस्टर त्यागी, जो अर्निंग ग्रोथ हमने अब तक पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखी, वो हमने एक चीज क्लियरली देखी कि फाइनेंशियल्स लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब जो अर्निंग कंफर्ट आता हुआ दिखाई दिया, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, हमने हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस, हायर कमोडिटी प्राइसेस की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स इंपैक्ट होते हुए देखे, बट डेफिनेटली रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही है ज्यादातर सेक्टर्स में। तो आगे की जो अर्निंग साइकिल रहेगी, अर्निंग ग्रोथ रहेगी, क्या वो बियॉन्ड फाइनेंशियल्स ब्रॉडन होते हुए आप देख रहे हैं? अगर हाँ, तो कौन कौन सी पॉकेट्स आपको ठीक लग रही है अर्निंग, वैल्यूएशन या फिर फर्दर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से? दीपाली जी, बहुत अच्छा सवाल है। हमें लगता है कि कंजम्पशन क्षेत्र के अंदर सरकार का एक अच्छा खासा एक पुश निरंतर देखा जा रहा है। और ये क्रम शुरू हुआ था इनकम टैक्स कट से, जो कि हमने देखे थे पिछले बजट में। तो फरवरी 2025 की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद हमने सितंबर अक्टूबर 2025 के अंदर जीएसटी रैशनलाइजेशन देखा, जिसके चलते वापस से कंज्यूमर्स को एक बेनिफिट मिला। और निरंतर पिछले 1 से 1.5 साल में हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में किसी ना किसी तौर पे कोई ना कोई वेलफेयर स्कीम लॉन्च करी गई है। तो इन सब का अगर हम जोड़ करें, तो कंज्यूमर के ऊपर हमको दिखाई दे रहा है कि सरकार ने अपनी पकड़ थोड़ी सी मजबूत करी है। वो चाहते हैं कि कंजम्पशन वापस से इस देश में रिवाइव हो। और हम सब जानते हैं कि 2021 के बाद, या मैं कह सकता हूं 2020 के बाद, जब से कोविड शुरू हुआ था, कंजम्पशन थोड़ा सा कमजोर और फीकी पड़ी है पिछले 5 सालों में। तो इसी को रिवाइव करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और
हमको ऐसा लगता है कि इन प्रयासों की वजह से कहीं न कहीं कंजम्पशन में रिवाइवल देखने को मिला है। क्वार्टर 4 पिछले साल की अगर हम बात करें जो मार्च की तिमाही थी, उसमें भी कुछ संकेत ऐसे थे कि कंजम्पशन में रिवाइवल हुआ है, लेकिन युद्ध छिड़ा हुआ था और उसकी वजह से लोगों ने इसके ऊपर अच्छा खासा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम सब केवल युद्ध के बारे में सोच रहे थे, युद्ध की क्या असर पड़ सकता है अर्थव्यवस्था पे, क्या असर पड़ सकता है कंज्यूमर सेंटिमेंट के, उसी के बारे में हम सब चर्चा कर रहे थे। तो कहीं न कहीं मार्च तिमाही के अंदर भी जो एक रिवाइवल देखने को मिला था कंज्यूमर क्षेत्र में, वो हमने इतना ध्यान से उसका चयन नहीं किया। लेकिन इस क्वार्टर के अंदर मैं कह सकता हूं कि अब ये 2 बैक टू बैक क्वार्टर हो चुके हैं, जिसमें एक मजबूती देखने को मिली है कंज्यूमर क्षेत्र में। और सोने पे सुहागा रहेगा जो 8वीं पे कमीशन की रिकमेंडेशंस अनाउंस होंगी और उसके चलते जो पे आउट्स अगले साल हमें देखने को मिलेंगे, उसकी वजह से कंजम्पशन के अंदर एक और मैं कह सकता हूं कि एक और फोर्स ऐड हो जाएगा। तो कंज्यूमर क्षेत्र के ऊपर हमारा एक बहुत सकारात्मक रुख है, और साथ ही साथ हेल्थ केयर क्षेत्र में भी हमें लगता है कि एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, भले ही वो हॉस्पिटल क्षेत्र हो, भले ही वो डायग्नोस्टिक क्षेत्र हो। कुछ कंपनीज जिनको हम सीडीएमओ कंपनीज कहते हैं, उनके भी हमने नतीजों में पिछले 1 साल में देखा है कि ग्रोथ बरकरार रही है। चाइना प्लस वन जो थीम बना हुआ है ग्लोबली, उसके चलते भी सीडीएमओ कंपनीज के ग्रोथ में एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। जी। ओके। अच्छा मिस्टर त्यागी, एक सवाल लार्ज कैप और मिड कैप स्मॉल कैप्स पर। हालांकि आपने क्लियरली शुरुआत में ही मेंशन किया कि अभी भी जो मिड कैप्स की या स्मॉल कैप्स की वैल्यूएशन है वो एवरेज से ऊपर आप देख रहे हैं, बट हमने देखा पिछले 1 साल में जिन जिन ज्यादातर फंड हाउसेस की अप्रोच जो थी वो टूवर्ड्स लार्ज कैप्स ज्यादा थी। जिस जिस फंड में विंडो थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी कि एलोकेशन शिफ्ट कर सके, वहां मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर ट्रिम किया गया, लार्ज कैप्स की तरफ सेफ्टी पर्सपेक्टिव से बढ़ाया गया। लेकिन वो स्टांस अब इवेंचुअली थोड़ा चेंज होते हुए देखा है, वापस मिड कैप स्मॉल कैप का कंपोजिशन बढ़ते हुए हमने कई ऐसे फंड्स हैं जहां पर फंड मैनेजर का अप्रोच देखा है। अभी एग्जैक्टली आपका व्यू लार्ज कैप और मिड कैप्स पे इन्वेस्टमेंट या फंड कैटेगरी पर्सपेक्टिव से क्या है, या क्या सजेशन व्यूअर्स के लिए है, क्योंकि रिटेल ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स की तरफ या इस कैटेगरी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, तो क्या सजेशन उनके लिए है और क्या आउटलुक है आपका? दीपाली जी, आपने जो रिटेल इन्वेस्टर की बात करी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले कि देखिए, रिटेल हमेशा प्रभावित होता है पिछले 3 साल और पिछले 5 साल की रिटर्न्स को देख के। तो अगर पिछले 3 या 5 साल में किसी एक कैटेगरी ने, किसी एक मार्केट कैपिटलाइजेशन बकेट ने या किसी एक क्षेत्र ने, सेक्टर ने अगर बहुत जबरदस्त रिटर्न दी है, रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा ही उसके ऊपर आकर्षित होते हैं। लेकिन देखिए, मार्केट्स हमेशा मीन रिवर्टिंग होती हैं। मार्केट्स के अंदर एक अनरिटन रूल है रिवर्जन टू मीन का। जिस भी चीज ने पिछले 3 और 5 साल बहुत अच्छा किया है, ये जरूरी नहीं है कि अगले 3 और 5 साल वही क्षेत्र, सेक्टर या मार्केट कैपिटलाइजेशन बकेट या थीम अच्छा करेगा। इनफैक्ट अमूमन देखा गया है कि उसके विपरीत होता है। तो जहां तक के रिटेल का आकर्षण है स्मॉल और मिड कैप को लेके, मैं समझता हूं वो उसकी वैल्यूएशन या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देख के ये निर्णय नहीं ले रहे हैं, ये उसकी पास रिटर्न्स को देख के निर्णय लिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट या मायूसी देखने को मिल सकती है। हमारे मानने में क्लियरली लार्ज कैप की वैल्यूएशंस मिड और स्मॉल कैप्स के मुकाबले कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि इन्वेस्टर शुड कंप्लीटली अवॉइड मिड कैप्स। 150 मिड कैप्स के अंदर से कहीं ना कहीं 10, 15, 20 स्टॉक्स आपको जरूर ऐसी मिल जाएंगी जो फेयरली वैल्यूड भी हैं और जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आने वाले वर्षों के लिए बहुत अच्छे हैं। सिमिलर चीज मैं स्मॉल कैप्स के बारे में भी कह सकता हूं। लेकिन अगर आप प्योरली मिड कैप फंड्स और प्योरली स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करें तो जरूर कॉशियस रहने की जरूरत है। और इस संदर्भ में मैं समझता हूं मल्टी कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स या फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड्स थोड़े बेटर प्रोपोजिशन है इस वक्त, क्योंकि वो चुनाव कर सकते हैं कि मिड कैप्स में से कौन सी ऐसी 10-15 स्टॉक्स उठानी है। और उनके लिए जरूरी नहीं है कि पूरे पोर्टफोलियो के अंदर 80% या 85% केवल मिड कैप्स या केवल स्मॉल कैप्स रहे। तो जो कंक्लूजन मेरा है वो यही है कि कैटेगरी वाइज
मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड थोड़ी बेटर कैटेगरीज हैं, क्योंकि ये तीनों खेमों के अंदर से अपना स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और इनफैक्ट मिस्टर त्यागी ने जो अभी बात कही वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही स्ट्रैटेजी आमतौर पे निवेशकों को इस समय बाजार में अपनानी भी चाहिए कि ऐसे फंड्स का चुनाव करें जहां पर फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप में शिफ्ट करने के लिए उस पर्सपेक्टिव से मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर लार्ज और मिड कैप बेहतर चॉइसेस हो सकती हैं। थैंक यू मिस्टर त्यागी आने के लिए इस शो में, और मार्केट्स पर तो आपने आउटलुक दिया ही, साथ ही हमारे व्यूअर्स को एक आइडिया देने के लिए कि कौन सी पॉकेट्स अच्छा कर सकती है या फिर इस बाजार में उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो जैसे